नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ हम विजय बैच के डे 19 यानी कि GS1 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग तैयार हो इन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किया होगा। जो क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिली होगी उसको देखकर, राइट। तो इस सेशन में हम 2 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, एक 8 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि हमारे GS1 के सिलेबस से है उनको डिस्कस करेंगे, राइट दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा जो है उसको। तो पहला सवाल है 4 मार्क्स का और इसको हम 60 वर्ड्स को यूज करके अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल है व्हाट आर द प्रायोरिटीज for action identified under Sendai framework for disaster risk reduction। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे GS1 पेपर में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अबाउट सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसको अगर हम माइक्रो क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहली चीज हमें ये बताना है कि सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या और इसके एक्शन प्रायोरिटीज यानी कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाने हैं इस फ्रेमवर्क के बेसिस पर बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, उनके बारे में आपको बताना है, राइट। तो सबसे पहले सेंडाई फ्रेमवर्क जिस तरीके से इसके नाम में भी है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि डिजास्टर जो है उन्हें हम जनरली एक जो है 3 वर्ड्स का यूज करके उनके बेसिस पर उनके मिटिगेशन की जो स्ट्रैटेजी है उनको हम प्लान आउट करते हैं। तो एक तो हो गया हजार्ड यानी कि डिजास्टर किस तरीके का, कितना इंटेंसिटी का है, किस तरीके का उसका जो है डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वो हो गया। दूसरा हो गया जो लोकेशन है उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी है वो हमें देखना होता है। उस लोकेशन की वल्नरेबिलिटी यानी कि ऐसे एरियाज जो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ट नहीं है, या फिर ऐसे कोस्टल एरियाज जहां पर आपको मैनग्रोव्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर आप ये कह सकते हो कि सुनामी का ज्यादा इफेक्ट होगा, राइट। ये एक एग्जांपल हो गया। तो ऐसे एरियाज ज्यादा वल्नरेबल हैं इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज जहां पर आपको मैनग्रोव्स देखने को मिलेंगे, जो कि सुनामी का वहां पर जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम रहेगा, राइट। तो हजार्ड तो हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा सुनामी का इंटेंसिटी कितना है, कितने स्पीड से वो आ रहा है, कितना जो है कितने देरी में आएगा, इवैक्यूएशन हो सकता है, यानी वो हजार्ड का पार्ट हो गया। वल्नरेबिलिटी लोकेशन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इन दोनों चीजों के बेसिस पर हम रिस्क को असेस करते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है रिस्क, यानी कि उस डिजास्टर से किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर कितना रिस्क हो सकता है। तो इस तरीके के डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने से रिलेटेड ये फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क 2015 से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। 2015 से 2030 तक 15 साल के लिए लाया गया था। किस तरीके का फ्रेमवर्क है ये? एक वॉलंटरी फ्रेमवर्क है जहां पर जो भी चीजें कही गई हैं वो नॉन बाइंडिंग है। आप इस एग्रीमेंट का पार्ट बनते हो, फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करते हो, तो वो नॉन बाइंडिंग है, गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है जो भी इसका पार्ट बनते हैं, राइट। तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि स्टेट का प्राइमरी रोल होना चाहिए इस तरीके के डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने का और उससे रिलेटेड स्टेप्स लिए जाने चाहिए। However, the responsibility should be shared। ठीक है, शेयर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का प्राइमरी रोल तो है, बट स्टेट अकेले नहीं कर पाएगा, कम्युनिटी को साथ में आना है, प्राइवेट सेक्टर को साथ में आना है, तो इन सभी को मिलकर जो है डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करना है। अभी किस तरीके से करना है? सबसे पहले तो इट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो 4 प्रायोरिटी एक्शन एरियाज दिए गए हैं इस फ्रेमवर्क के बेसिस पर, इस फ्रेमवर्क के द्वारा उनको हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, पहले हमने फ्रेमवर्क के बारे में बता दिया, अब वो 4 प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हमने बता दिए। तो डायरेक्टली आपको जो है प्रायोरिटी एक्शन एरियाज से स्टार्ट नहीं करना है, ज्यादातर ये गलती हम करते हैं। एटलीस्ट एक लाइन कुछ हमें लिखना है उस फ्रेमवर्क के बारे में एंड देन वी हैव टू स्टार्ट।
पहला चीज है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क। पहले तो इस रिस्क को आपको समझना है, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, इनके कॉम्बिनेशन, मिटिगेशन एफर्ट्स कितने लगाए गए हैं, रेजिलियंस किस तरीके की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नेचुरल सेटिंग्स की, वो सब आपको समझना है। उसके बेसिस पर हम रिस्क को समझते हैं किसी लोकेशन पर, क्योंकि लोकेशन स्पेसिफिक भी होता है, डिजास्टर स्पेसिफिक होता है, तो उसको समझने की जरूरत होती है। स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, ठीक है। तो डिजास्टर आएगा और जब आएगा तब देखा जाएगा, ये वाला चीज माइंडसेट होता है मोस्टली गवर्नमेंट्स का, तो वो नहीं होना चाहिए। इस माइंडसेट को चेंज करके गवर्नमेंट के जो भी स्टेप्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, पीपल को सेटलमेंट्स जो कराए जा रहे हैं, वो सभी इस तरीके के होने चाहिए कि रेजिलिएंट हो ये सब कुछ। और ये तभी होगा जब एक पॉलिटिकल विल एंड गवर्नमेंट के स्टेज पर जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनमें डिजास्टर रिस्क से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हो, और एक विल हो कि हम चीजों को रेजिलिएंट बनाएं। तो वो होगा विथ रिस्क गवर्नेंस। जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना है उससे रिलेटेड गवर्नेंस होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स भी जरूरी है यहाँ पर, मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट्स, टाइम इन्वेस्टमेंट, हर एक तरीके का इन्वेस्टमेंट जरूरी है सो दैट ये हो सके। चौथी चीज है एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेरेडनेस। अब ये सारी चीजें करने के बाद डिजास्टर प्रिपेरेडनेस बढ़ाने की जरूरत है, जहां पर हम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहें कि हमें जो भी डिजास्टर आ रहा है या फिर फ्यूचर में आएगा, जो जिस भी तरीके का प्रेडिक्शन है उसको फेस करने के लिए हम रेडी हो। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो कि वो फेस कर पाए। मैनग्रोव्स को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज में पीपल को इवैक्यूएट करने के सारा जो बंदोबस्त है वो भी सही तरीके से होना चाहिए, राइट। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये 4 प्रायोरिटी एक्शंस दिए गए हैं एज पार्ट ऑफ दिस सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम, ये चीज कही गई है। यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोरल रीफ इकोसिस्टम, इसके बारे में हमें सबसे पहले बताना है व्हाट आर कोरल रीफ इकोसिस्टम। उसके बाद हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक करते हुए सबसे पहला ये जो है 60 वर्ड्स में हमें आंसर करना है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो कोरल रीफ्स है क्या? शैलो ओशन हैबिटेट्स बिल्ट आउट ऑफ कोरल पॉलिप्स विच आर स्मॉल मैराइन एनिमल्स, और ये किस तरीके से कॉलोनीज में रहते हैं। तो आप देख सकते हो कीवर्ड्स यहाँ पर जो है दिए गए हैं, और ये कीवर्ड्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या है ये? शैलो ओशन हैबिटेट्स, यानी कि बहुत ही डेप्थ में आपको कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलेंगे, शैलो ओशन, शैलो वाटर्स पे आपको देखने को मिलेगा। और ये कोरल पॉलिप्स जो होते हैं उनकी कॉलोनीज को हम कोरल रीफ्स कहते हैं, ठीक है। सिंगल पॉलिप आप नहीं देखोगे, दीज आर कॉलोनीज, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कोरल पॉलिप्स एक जगह पे आप देखोगे, इसी वजह से उसे रीफ कहा जाता है, राइट। तो ये जो है हमने बेसिक डेफिनेशन विद द प्रॉपर कीवर्ड्स दे दी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक स्पेसिफिक फीचर्स है इनके, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको बताएंगे। यहाँ पर कोरल रीफ शोर लाइन्स आर एसेंशियली ट्रॉपिकल, ठीक है। कौन से एरिया में आपको देखने को मिलता है? मेनली कोरल रीफ ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स में क्यों ये देखने को मिलता है? क्योंकि कोरल जो है मोस्टली वार्म वाटर्स में रिसाइड करते हैं, ये चीज भी हम आगे लिखेंगे। ट्रॉपिकल रीजन्स एंड दे आर वर्चुअली कन्फाइंड विद इन 30 डिग्रीज ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर नीचे जो है 15 डिग्रीज अगर आप देखो तो वहां पर ही आपको कोरल देखने को मिलता है। तो मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ये देखने को मिलता है, और ये लोकेशन स्पेसिफिक डिटेल हमने दे दी। दे सर्वाइव इन वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नैरो, और इस तरीके के स्पेसिफिक कंडीशंस अंडर वाटर प्रोवाइड होने चाहिए, एंड दैट टू ऑन द शैलो ओशन रीजन्स, ठीक है। अडॉप्टेड टू लिव इन वार्म वाटर, तो किस वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में ही हम देखते हैं वार्म वाटर, हॉट वाटर एकदम नहीं, इट इज वार्म वाटर। तो वार्म वाटर्स हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज। और ये कोरल्स कैन लिव ओनली इन सलाइन वाटर, ओनली सलाइन वाटर में आप देखते हो, आप जो है फ्रेश वाटर में नहीं देखोगे। एवरेज सैलिनिटी जो वाटर की होनी चाहिए वो 27 to 40% होनी चाहिए, ये हमने बता दिया।
ग्रोथ ऑफ कोरल्स इज कन्फाइंड बिटवीन 50 to 200 मीटर्स डेप्थ। तो स्पेसिफिक डेप्थ का जो रेंज है वो भी हमने बता दिया, क्योंकि सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वार्म वाटर, सनलाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इस वजह से जो है ये कोरल्स मोस्टली जो शैलो रीजन है वहां पर देखने को मिलते हैं। इकोलॉजिकली हाईली प्रोडक्टिव रीजन्स हैं। तो कोरल रीफ्स क्या है, सिर्फ कोरल्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे नहीं, मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, मराइन बायोडाइवर्सिटी आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। हर तरह के फिश, हर तरह के मोलस्क, सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कोरल्स एक तरीके से कंप्लीट हैबिटेट, डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट क्रिएट करते हैं। एंड ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड ओशन सरफेस पे आपको कोरल देखने को मिलेंगे, लेकिन 25% ऑफ ऑल मराइन स्पीशीज आपको इन कोरल रीफ्स में जो है देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये सारे बहुत ही प्रॉपर डिटेल्स हमने यहाँ पर बता दिए विद ऑल द नंबर्स। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके 3 मार्क्स तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस एनेबलिंग फैक्टर्स फॉर डिफॉरेस्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में डिफॉरेस्टेशन किस वजह से हो रहा है ये पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताने से पहले हम डिफॉरेस्टेशन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, फिर हम एनेबलिंग फैक्टर्स के बारे में बताएंगे। और यहाँ डायरेक्टिव वर्ड आपका है एक्सप्लेन, यानी कि सीधा सीधा आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है उसके बारे में। अब जब भी इस तरीके से फैक्टर्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस ये पूछा गया है, बेटर होता है कि आप पॉइंट वाइज लिखो, राइट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने बता दिया डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। इट डिस्क्राइब्स कंप्लीट लॉन्ग टर्म रिमूवल ऑफ ट्री कवर। ट्री कवर का कंप्लीट लॉन्ग टर्म रिमूवल जब हो जाता है उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एंड द लॉस फॉरेस्ट कवर इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट एंड कंट्रीब्यूट्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के लॉस से क्या होता है, क्लाइमेट में वेरिएशंस आते हैं, ऑल्सो द बायोडाइवर्सिटी जो वहां पर जीव जंतु हैं सभी पर, एंड इवन ऑन ह्यूमन बीइंग्स ये जो है इफेक्ट करता है, राइट। तो ये डिफॉरेस्टेशन के स्पेसिफिक कॉजेस जो है वो हम बताएंगे। ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इफेक्ट होती है, सिल्टेशन, फ्लडिंग, सॉइल डिग्रेडेशन, रिड्यूस्ड टिम्बर सप्लाईज, ये सब हम कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है स्पेसिफिकली हिमाचल में। तो जब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया है तो फैक्टर्स बताने के साथ साथ आपको, मोस्टली हम ये गलती करते हैं कि सिर्फ फैक्टर्स बता देते हैं, हिमाचल स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको डेफिनेटली देने होंगे, वरना तो ये आंसर जो है इसमें आधे से ज्यादा मार्क्स आप गवाओगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। और ये फैक्टर्स भी आपको ऐसे अरेंज करने हैं जो कि हिमाचल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कोस्टल रीजन में हम कह सकते हैं कुछ और होगा, बट देन हिमाचल का जो टेरेन है, जिस तरीके का हिली रीजन है, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहला आप देख रहे हो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर जो हम कह रहे हैं, सबसे पहला ऑब्वियस सा वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे हिमाचल में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। रूरल एरियाज में रहते हैं अराउंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस वजह से एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है, इसके लिए हम फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, हमारा जो पूरा फॉरेस्ट बेल्ट है हिमाचल में, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, ये हमने बता दिया। पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी हो रहा है मिडिल एंड लोअर हिमाचल में, तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके साथ में हमने स्पेसिफिक लोकेशंस के नाम बता दिए, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर जैसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर आपको मेनली ये देखने को मिलेगा, राइट। तो इसके साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रिजर्वायर्स, बिकॉज हम बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हैं, हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज हिमाचल में है हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर के लिए हमें चाहिए डैम्स, रिजर्वॉयर्स की कंस्ट्रक्शन, और इन कंस्ट्रक्शन के लिए हम बहुत ही सारा जो है, एक तो हम जो रिवर का स्ट्रीम है उसमें रिजर्वॉयर बनाने के लिए जब हम डैम जो है बनाते हैं तो वो पीछे के एरिया पूरा सबमर्ज होता है, और वहां की जो फॉरेस्ट कवर है उस पर भी इफेक्ट होता है। इसके साथ में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें करने के लिए हम काफी सारा फॉरेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं।
तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रिजर्वायर ये भी है, और इससे जो इकोलॉजिकल नॉर्मल फ्लो ऑफ वाटर है वो डिस्टर्ब होता है। कई सारे जो है इस से इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गया, जो हायर रीजन्स है वहां पर ड्रॉट हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, ये सब बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं। और इसमें हमने एग्जांपल्स भी दे दिए, चमेरा डैम हो गया, करछम वांगटू डैम, हमारा कोल डैम, इनके बारे में हमने बता दिया। ठीक है, अब कमर्शियल लॉगिंग ये भी होती है शिवालिक हिल्स, धौलाधर रेंज के जो टिम्बर रिजर्व्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट इनफैक्ट एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये चीज भी डिफॉरेस्टेशन का बहुत ही बड़ा रीजन है। साथ में नेचुरल रीजन जो कि फॉरेस्ट फायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। ओके, तो हम एट द एंड लिखेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक एज वेल एज नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हिमाचल में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इस तरीके से बढ़िया सा हम कंक्लूजन दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आप 400 वर्ड्स में 20 मार्क्स के लिए इसको आंसर करते हो। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सबसे पहली बात तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बताएंगे हम, उसके बाद मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में बताते हुए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बताएंगे, राइट। तो यहाँ जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, और सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना है ये 3 जो माइक्रो क्वेश्चन है उनमें से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है? स्ट्रेचेस अक्रॉस द कंट्री एलोकेटेड टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, ताकि इन कुछ रीजन्स में जहां पर फिजिबिलिटी है, रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ हाईवेज, रेलवेज, ठीक है, इनके अवेलेबिलिटी जिन एरियाज में है, रीजन्स में है, उनको एक कॉरिडोर के रूप में जो है एस्टेब्लिश करके वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए हम ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा दिल्ली मुंबई का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उन सारे एरियाज में काफी सारे इंडस्ट्रीज आप देखोगे, यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हाईवेज अवेलेबल हैं, और इसके वजह से ये पूरा रीजन जो है जो इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द गिर्द और आसपास है, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी हाई होगी इन कंपैरिजन टू द अदर रीजन जो कि काफी दूर है, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। aims to create an area with a cluster of manufacturing other industries जो है इन कॉरिडोर्स के पास में आपको मेनली देखने को मिलेगा। impetus to smart and sustainable cities, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रीजन एस्टेब्लिश जब होता है तो इन एरियाज में आपको अर्बनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ हर तरीके की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ये सारी चीजें स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज को एस्टेब्लिश करते हैं। अब मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में हमें बताना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है वो बता दिया, मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में हम बता रहे हैं, साथ में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स भी हम बताते जाएंगे। सबसे पहले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में हम बता रहे हैं, जो कि प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया कैपिटल जो कि दिल्ली एंड फाइनेंशियल हब जो कि मुंबई है, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्प्रेड अक्रॉस 6 स्टेट्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो दिल्ली मुंबई का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये मैप बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इस स्पेसिफिक आंसर में किस तरीके से कनेक्टिविटी है, और अगर आप मेंशन कर पाओ हाईवेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ताकि आपके पॉइंट सब्सटैंशिएट हो, वो आपको करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए सेकंड जो यहाँ पर है चेन्नई बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो चेन्नई बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में हम बता रहे हैं। ये स्टेट्स ऑफ कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में आप देख रहे हो, इवन तमिलनाडु, एंड पासेस थ्रू मेजर सिटीज सच एज दावनगिरी, चित्रदुर्ग, हुबली, धारवाड़, इनके बारे में आप बताओगे कौन से मेजर सिटीज यहाँ पर हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ओवरऑल लेंथ इसका जो है 1000 किलोमीटर्स का है, एरिया जो है 1,43,000 किलोमीटर स्क्वायर का। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी एक स्पेसिफिक फीचर आप बताओगे कि नेशनल हाईवे 48 जो है ये अवेलेबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कनेक्ट्स बैंगलोर एंड मुंबई। एग्जिस्टिंग बैंगलोर मुंबई रेलवे लाइन भी इसके आसपास से गुजरती है। द होल बैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन भी आप देखोगे कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास से गुजर रही है।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया और ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो है ट्रेड को प्रमोट करने से रिलेटेड कोस्टल रीजन्स को कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो इसमें जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के द्वारा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड एंड रेल कनेक्टिविटी एंड फ्री मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर हम इसे मान सकते हैं। तो काफी सारे फीचर्स हमने बता दिए। इसी तरीके से ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि कोलकाता से कन्याकुमारी तक आपको देखने को मिलेगा, और उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि हमारे ईस्ट कोस्ट से के साइड में आपको देखने को मिलेगा थ्रू विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड देन कन्याकुमारी, राइट। तो ये सारे सिटीज भी आप मेंशन कर सकते हो। साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न जो पार्ट्स है हमारे, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ये कनेक्ट कर रहा है। और मेक इन इंडिया कैंपेन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। मेजर पोर्ट्स भी आप इन रीजन्स में देख रहे हो। सागर, इसी वजह से सागर वाला इनिशिएटिव भी इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के थ्रू हम कह सकते हैं कि वो कोइंसाइड कर रहा है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में हम बता रहे हैं, टू बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दीज रीजन, जो कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया के हैं। और ये इनलैंड वाटर सिस्टम इलाहाबाद टू हल्दिया के बीच का जो है उसको भी ये प्रमोट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट म्यांमार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये इनिशिएट किया गया है टोक्यो डिक्लेरेशन फॉर इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के थ्रू। अगेन जापान इज हेल्पिंग इन दिस, और ये एनहांस करेगा कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट एंड मेन स्ट्रीम इंडिया जो है उसके बीच में, मेनलैंड इंडिया के बीच में, राइट। तो इन सभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में इस तरीके से हमने बता दिया। आप चाहो तो एक अच्छा सा कंक्लूजन दे सकते हो कि दीज आर गोइंग टू हेल्प इन the economic and industrial development and the economic betterment of India, economic growth of India, right? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते थे। एंड ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू कि हम आपके मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को एक लेवल अप करने के लिए लेकर आ गए हैं मेंस क्रैश कोर्स, जिसमें आपको सारा का सारा मटेरियल हिमाचल जी के जनरल स्टडीज का प्रोवाइड किया जा रहा है, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, मेंस टेस्ट सीरीज जो कि अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन आपको मिल रही है, 420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस, लाइव डॉट सेशंस, ये सभी आपको मिल रहे हैं। ये सभी कुछ आपको 14,000 में प्रोवाइड किया जा रहा है, बट आफ्टर डिस्काउंट 10,000 में आपको ये मिल जाएगा सारा मटेरियल अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड इवैल्यूएशन। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, मटेरियल मेरे पास है, मैं उससे पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, हिमाचल जीके का मटेरियल आपको इसमें भी मिल रहा है, करंट अफेयर्स, 420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस एंड सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर मेंस के जो क्वेश्चंस है एचएस और यूपीएससी के, वो अलॉन्ग विद लाइव जो डाउट सेशंस है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर 10,000 एंड आफ्टर डिस्काउंट 6,000 रुपीज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दोनों कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये सेशंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, और अगर हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।